हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। तो आज हम इस लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसके assumptions होती हैं, क्या एक्सेप्शंस होती हैं और कैसे ये लॉ वर्क करता है। चलिए देखते हैं। The law of demand states that other things being constant, there is an inverse relationship between quantity demanded and own price of the commodity. इस लॉ के अनुसार जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होती है कि जो हमारी डिमांड्स होती हैं, ठीक है, वो क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है उनका किसके साथ, प्राइस के साथ। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे कोई भी हम मार्केट में जाते हैं तो हम पहले क्या देखते हैं, किसी भी चीज़ को लेने वक्त, किसी भी चीज़ को परचेज करने टाइम हम उसका प्राइस देखते हैं। ठीक है, यदि वो प्राइस हमारे पॉकेट मनी के अनुसार होता है कि हम उसे ले सकते हैं तो उसकी डिमांड हम करेंगे, अदरवाइज वी कैनॉट अफोर्ड इट। गेट इट। तो वही एक लॉ है जो कंज्यूमर के साइड से, उसके पर्सपेक्टिव से बनाया गया है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा किसी भी कमोडिटी का, उसकी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हमें अजम्पशन दिया, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स क्या है, हमने पहले आप लोगों ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े होंगे कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है, डिमांड के वक्त। लेकिन हम इनको आगे भी डिटेल में डिस्कस करने जाते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, अब हम पढ़ेंगे डिमांड स्केड्यूल के बारे में कि डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। देखिए, ये हमारी एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, देखिए ये टेबल दिया हुआ है हमें यहाँ पर, पी ऑफ एक्स मीन्स किसी भी कमोडिटी का प्राइस, ठीक है, रुपीज में गिवन है। और सेकंड कॉलम में हमें क्वांटिटी दी हुई है यूनिट्स में। ठीक है, तो हम देख पाए हैं कि जैसे पहले एक प्राइस था 10 रुपीज की, कोई भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा था, तब उसकी जो डिमांड थी वो 100 थी। लेकिन कंपनी वालों ने उसका प्राइस 9 कर दिया। अब जब 9 हुआ तो उसकी जो क्वांटिटी है वो 50 यूनिट्स के साथ इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और कंपनी ने और 1 रुपीज से प्राइस उसका कम कर दिया, जैसे कि यहाँ पर 8। तो जब प्राइस 8 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 200। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैसे इन दोनों में, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है, नेगेटिव है। ठीक है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। ठीक है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब हम इसका जो कर्व है वो भी देख लेंगे कि कैसे हम इस टेबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारे ग्राफ में। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर हमें वाई एक्सिस पर प्राइस गिवन है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी गिवन है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जैसे P1, सपोज यहाँ पर प्राइस हमारा 8 था। ठीक है, तो उस वक्त जो हमारी क्वांटिटी डिमांड हो रही थी वो 200 थी। क्वांटिटी क्या थी, 200। अब हमने प्राइस है जो इंक्रीज कर दिया कहाँ तक, 9 तक। ठीक है, तो हमारा P2 यहाँ पर आ गया। तब उसके साथ हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगी, और वो कितनी रह गई, 150। ठीक है, तो ऐसे में हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, देयर इज एन नेगेटिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट, assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब हम जब लॉ ऑफ डिमांड इसको पढ़ते हैं तो हम कुछ चीजें हैं जो वो मानकर चलते हैं कि ये कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं आता। तो वो कौन कौन सी है, फर्स्ट वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या बताया गया है कि हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, वो चेंज ना हो, क्योंकि अगर हमारी प्रेफरेंस चेंज होगी तो हमारी डिमांड पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड वन है देर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर्स। हम यहाँ पर इनकम है, जो परचेजेस, जो कस्टमर्स हैं, उनकी इनकम को भी कांस्टेंट लेकर चलते हैं। ठीक है, सपोज करिए आपकी मंथली इनकम है जो वो 5000 है। ठीक है, तो वो 5000 के अकॉर्डिंग ही हम डिमांड के जो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज है हमारी, उनकी डिमांड को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अदरवाइज इफ योर इनकम इज चेंजिंग, ठीक है, तो हमें या जो हमारा ये लॉ है वो वहां पर वर्क नहीं करेगा।
थर्ड वन है प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। ठीक है, कि जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स इन सेंस के जिनको हम एक चीज की जगह पर दूसरी चीज की जगह पर उनमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वी कैन टॉक अबाउट टी एंड कॉफी। ठीक है ना, एक टी है एक कॉफी है। ठीक है, पर्पस उन दोनों का, यूज उन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, हम देखते हैं कि जैसे मार्केट में सपोज करते हैं कि कॉफी का प्राइस है जो वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जो कॉफी परचेजर्स थे वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, टी तरफ। ठीक है, क्योंकि उनका जो प्राइस है कॉफी का इंक्रीज हो गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो लॉ ऑफ डिमांड, हम एक कमोडिटी को ही लेकर चलते हैं तो प्राइस जो रिलेटेड गुड्स का है वो चेंज ना हो। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। हम कुछ चीजें हैं जो उनको एक्सपेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, कि जैसे में लाइक अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि आपको किसी भी प्रोडक्ट लाइक आपको मोबाइल फोन की जरूरत है। ठीक है, प्रेजेंट में तो आप सोच रहे हैं कि कौन सी कंपनी का मोबाइल लूं, तो आपने सोच लिया कि मैं ओप्पो या वीवो इन दोनों कंपनीज में या सैमसंग का एक मोबाइल खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो अब उसका रेट है वो है 20,000। ठीक है, तो अब आप उसकी डिमांड कर रहे हैं तो उसका रेट है 20,000, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले इन द अपकमिंग टाइम, ठीक है, आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि उसका प्राइस है जो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस चीज को भी हमने कांस्टेंट लेकर ही चलना है। ठीक है, कि कोई भी हम अपनी एक्सपेक्टेशंस खुद की नहीं लगाने लगना कि इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड ये हमें अज्यूम करना पड़ता है कि हम अपने फ्यूचर में कुछ उसका प्राइस है जो वो खुद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर कम विद, तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमारी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड ही क्यों जाती है, हमने पहले ग्राफ में देखा है। ठीक है, उसकी पोजीशन होती है वो डाउनवर्ड्स होती है। तो उसका रीजन क्या है? फर्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है? ये एक लॉ है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग एज कंजम्पशन इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी derived फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्लाइंस। ठीक है, कि जैसे हमारी कंजम्पशन है, ठीक है, वो इंक्रीज होती है, उसी अकॉर्डिंग जो हमारी यूटिलिटी है, किसी भी प्रोडक्ट से मिलने वाली हमारी सेटिस्फेक्शन है, वो हमारी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो इसके हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमें कुछ चीजों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास वो, ठीक है, लेकिन जब आपके पास वो चीज अवेलेबल हो जाती है तो आप उसके साथ जो हमारा कनेक्शन होता है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे किसी पर्टिकुलर थिंग की कंजम्पशन, उसकी परचेजिंग वो इंक्रीज होती है किसी कस्टमर के पास, तो उससे मिलने वाली जो उससे सेटिस्फेक्शन है वो डिक्लाइन होती है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग every additional unit to be purchased the customer is willing to pay less and less price. Okay, what does it means now? अब देखिए, जैसे आपने कुछ भी डिमांड किया, ठीक है, तो आपके पास वो अवेलेबल नहीं थी पहले, तो आप उसी प्राइस में लेना उससे पसंद करेंगे जो मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, जो सेलर ने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप उसी पर एग्री कर जाओगे कि ठीक है मुझे ये लेनी है, मेरी डिमांड है, देन आई शुड परचेज एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ओके, बट ऑन द अदर हैंड कि हम सेकंड सिचुएशन लेट कर रहे हैं, अब कोई भी प्रोडक्ट आपके पास बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि हमें मुझे और चाहिए। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो आप मार्केट में गए, ठीक है, वहां पर आपको जो लेनी है, जो वो डिमांड है उस प्रोडक्ट की, तो वो आप करेंगे, तो आप क्या चूज करना चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट मुझे कम प्राइस पर मिले। ठीक है, जो मार्केट प्राइस जो सेलर आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको इतना पे करना पड़ेगा, उससे आपको कम चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम के
दौरान हमारी जो डिमांड है वो अफेक्ट करती है। ठीक है, अगर तो सेलर एग्री कर गया कि ठीक है मैं आपको मार्केट प्राइस से कम में दे दूंगा, तो आप जो उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड करेंगे, अदरवाइज आपकी डिमांड वहां पर जीरो होगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास रीजन है इनकम अफेक्ट। व्हाट डज इनकम अफेक्ट नाउ? It refers to the effect on quantity demanded when real income of the buyer changes owing to the change in price of commodity। कि यहाँ पर जो हमारी इनकम किसके द्वारा इफेक्ट होती है? प्राइस ऑफ कमोडिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जितनी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड होगी, लेकिन ये उसके वाइस वर्सा है। ठीक है, कि आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी, उस पर्टिकुलर गुड्स का जितना प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी रियल इनकम होगी। अब इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी से क्रिटिकल वर्ड्स हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। Like with the fall in price, real income increases accordingly, demand for the commodity expands। Let's suppose कि आप किसी पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल में गए, ठीक है, वहां पर आपने शूज लेने थे और आपके पास 1000 रुपीज थे। ठीक है, तो आपने देखा कि एक कंपनी थी ए और सेकंड कंपनी थी बी। आपने दोनों को कंपेयर किया, तो जो कंपनी ए थी उसके पर्टिकुलर एक यूनिट का जो प्राइस था, एक यूनिट ऑफ शूज का प्राइस था, वो 1000 था। लेकिन जो कंपनी हमारी बी थी उसमें हमें जो दो पीसेस, दो यूनिट्स थे शूज के, वो ईच 500 के थे। ठीक है, उस टाइम आप क्या थिंक करोगे कि आपको कौन सी कंपनी के साइट पर जाना चाहिए? लेकिन आपका बजट फिक्स जो है, हमारा फिक्स्ड है, वो 1000 ही है। ठीक है, देन ऑब्वियसली यू वुड डिमांड फॉर द कंपनी बी प्रोडक्ट। हम यहाँ पर उसकी क्वालिटी, उसका ब्रांड, जो वो सब चीजें वो हम कांस्टेंट रख रहे हैं। वो हमने ऑलरेडी जो अजम्पशंस हैं उनमें अज्यूम कर लिया कि हम उन चीजों को इग्नोर करके चल रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा मत क्वेश्चन या कंफ्यूज हो जाना कि वो भी फैक्टर्स होते हैं जो हम इंक्लूड करके चलते हैं जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वो हम अज्यूम करेंगे कि वो कांस्टेंट है। क्लियर? सो यहाँ पर ऑब्वियसली यू वुड गो फॉर द ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि आपके वहां पर आपकी जो इनकम थी वो चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग? उस शूज के प्राइस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर जो हमारी बी ग्रुप थी या बी कंपनी थी, उसका जो डिमांड है वो एक्सपैंड हो रहा है वो। ठीक है, होप सो आपको ये आइडिया जो फैक्ट हमें दिया है वो क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। Third one is substitution effect. It refers to the substitution of one commodity for the another when it becomes relatively cheaper। ये मैंने पहले भी आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया था कि हम दो सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं जिनको हम दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टी और कॉफी की एग्जांपल ली थी हमने। ओके, सो देख लेते हैं कि हम जब एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसके सब्सटीट्यूट गुड को प्रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली दूसरे की डिमांड है जो वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि when price of goods falls, many more buyers can afford to buy it, accordingly demand for that good expands। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि जैसे हम प्रोडक्ट के प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज हो ही जाएंगे, तो हम उसमें हमें नेगेटिव जो रिलेशनशिप है वो मिलेगा। इस कारण वो डिमांड जो कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोप्स करती है। ठीक है, हमारे पास लास्ट रीजन, दैट इज डिफरेंट यूजेस। अ गुड में हैव सेवरल यूजेस, फॉर एग्जांपल मिल्क। जो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मिल्क, ठीक है, हम इसके कितने और यूजेस ले सकते हैं। इससे हम चीज बना सकते हैं, इससे हम कर्ड बना सकते हैं, इससे हम बटर बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मल्टीपल यूजेस होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज ही होगी। क्लियर है? होप सो यहाँ तक आपको सारा टॉपिक है जो वो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे एक्सेप्शंस पर। So let's talk about first is article of distinction।
व्हाट डज इट मीन कि कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके प्राइसेस हमेशा के लिए हाई ही रहते हैं, ठीक है। रीजन बीइंग कि वो हमें जो उनके जो प्रोडक्ट है, जो उनकी जो यूनिट्स हैं, वो लिमिटेड ही प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। और उन चीजों से हमारा जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो अपने रेज होता है, ठीक है। इससे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डायमंड्स हो गए, कोई विंटेज कार्स हो गई, या फिर द मोस्ट प्रिवेलिंग एग्जांपल एप्पल कंपनी के जो मोबाइल फोन्स लाइक आईफोन्स, ठीक है। वो एक आर्टिकल है किसके, डिस्टिंक्शन के, डिस्टिंक्ट करना मतलब बाकी सब से डिफरेंट है, ठीक है। तब उन पर जाकर ये लॉ ऑफ डिमांड है जो वो फेल हो जाता है। कैसे? जैसे देखिए, हम आईफोन की ही बात कर लें, ठीक है। कुछ जो लोग होते हैं, उनकी जो चाहत होती है कि मैंने तो भाई आईफोन ही खरीदना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ही वुड नेवर थिंक अबाउट द प्राइस, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि बस मैंने तो एक मोबाइल खरीदना है किसी भी कंपनी का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बजट में हूँ, ठीक है। वहां पर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन डिस्टिंक्शन वाले आर्टिकल्स में या उन गुड्स में ये लॉ है जो वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन गुड्स। व्हाट आर द गिवन गुड्स, सॉरी। ये जो गुड्स होती हैं वो इंफीरियर क्वालिटी की होती हैं, ठीक है। और जैसे हम देख सकते हैं कि इनका नेगेटिव इनकम अफेक्ट होता है। व्हाट इज नेगेटिव इनकम अफेक्ट नाउ? नेगेटिव होता है कि जैसे हम देख सकते हैं कि कुछ जो गुड्स होती हैं हम अपनी लोकल मार्केट्स में देखते हैं, ठीक है, स्टॉल्स पर अवेलेबल होती हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को जब कोई भी खरीदता है तो ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम नेगेटिव इफेक्ट है जो इनकम का वो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। कि जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी पर्टिकुलर गुड्स के लिए डिमांड है जो वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कोई पर्सन है, उसकी पहले जो इनकम थी वो 5,000 थी पर मंथ, अब उसकी प्रमोशन हो गई है और उसको 10,000 मिलने लगा। पहले जब उसकी 5,000 थी तो वो मतलब जो इंफीरियर गुड्स थे उनको मतलब परचेज कर लेता था इजीली, ठीक है। लेकिन अब उसकी इनकम है जो वो तो बढ़ गई है, तो अब वो उन इंफीरियर, उन लो क्वालिटी गुड्स को क्यों लेगा, ठीक है। तो इन गुड्स पर आकर हमारी डिमांड का जो लॉ है वो फेल हो जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे हमारी डिमांड है जो वो बढ़ेगी, प्राइस को हम कंसिडर इतना नहीं करेंगे उस वक्त। लेकिन गिवन गुड्स में आकर तो वो फेल हो जाता है, हमारी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन गिवन गुड्स के लिए डिमांड है जो वो कम हो रही है। क्लियर? थर्ड वन इज इरेशनल जजमेंट। अब इरेशनल जजमेंट क्या होता है कि हम ना ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, कभी कभी हमारे मन में आ जाता है कि जो महंगे प्रोडक्ट हैं वो हमारे लिए मतलब बहुत अच्छे होंगे या उनकी क्वालिटी है जो वो बहुत बढ़िया होगी, लेकिन जो लो क्वालिटी के हैं तो उनका प्राइस कम होगा। ये जो हमारी अजम्पशन है, ठीक है, सभी लोगों की होता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हमेशा बढ़िया होते हैं तभी उनका प्राइस ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जो हमारे लोकल शॉप्स में अवेलेबल हो उनकी भी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस जजमेंट के अकॉर्डिंग भी हमारा जो लॉ है वो फेल हो जाता है। लास्ट वन, बेसिक नेसेसिटीज। अब इस बेसिक नेसेसिटीज का क्या मतलब है? कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें हमारी डेली लाइफ में चाहिए होते हैं, ठीक है। फूड कह सकते हैं, ठीक है, क्लोथ्स पर्टिकुलरली, ठीक है, डिपेंड नहीं करता है कि आपने ब्रांडेड लेने हैं या कुछ भी, ठीक है। बस आपकी जो वो बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। तब उस टाइम उस प्रोडक्ट का प्राइस जितना मर्जी हाई हो जाए आपको वो खरीदनी ही पड़ती है, ठीक है। उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पर आई थिंक आपको सभी क्लियर हो गया होगा, लेकिन जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और